नमस्कार। आज हम भारत की न्याय प्रणाली के एक काफी दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। वो तरीके जिनसे अदालतों के बाहर मतलब वैकल्पिक तरीकों से विवाद सुलझाए जा सकते हैं। हमारा फोकस रहेगा खास तौर पर लोक अदालतों पर, और हाँ, कुछ दूसरी स्पेशल कोर्ट्स पर भी नजर डालेंगे। ठीक है। ये सारी जानकारी हमने ली है कानूनी दस्तावेजों और सरकारी स्रोतों से, और हमारा मकसद है ये समझना कि ये सिस्टम्स असल में कैसे काम करते हैं और एक आम नागरिक के लिए इनके क्या मायने हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लोक अदालत, आपने कहा लोगों की अदालत, ये है क्या आखिर? काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, तो देखिए, लोक अदालत जैसा नाम से ही पता चलता है, लोगों की अदालत, ये असल में एक मंच है जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। गांधीवादी सिद्धांत? अच्छा। हाँ। और देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमारे कोर्ट्स पर मुकदमों का बोझ तो है ही, बहुत ज्यादा है, और प्रक्रिया अक्सर लंबी खिंच जाती है, महंगी भी होती है। हाँ, ये तो है। तो संविधान का आर्टिकल 39A भी यही कहता है कि सबको न्याय का समान अवसर मिलना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 आया। ओके, 1987 का एक्ट। हाँ, इस एक्ट के तहत लोक अदालतों को एक कानूनी दर्जा मिला। ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी ADR का एक तरीका है। कोशिश है सस्ता, सुलभ और तेज न्याय दिलाने की। अच्छा, तो मतलब ये पारंपरिक कोर्ट्स का बोझ कम करने और आम आदमी को एक तरह से राहत देने का तरीका है। बिल्कुल सही। तो इन्हें आयोजित कौन करता है, मतलब ये लगती कहाँ है? देखिए, नीतियां तो बनाती है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा। और फिर आयोजन का काम राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर या तालुका लेवल पर जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं वो करती हैं, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमिटीज भी इन्हें आयोजित कर सकती हैं। अच्छा, और किस तरह के मामले यहाँ जाते हैं? क्या हर तरह का केस ले जा सकते हैं? नहीं, हर तरह का नहीं। देखिए, कोई भी ऐसा मामला जो किसी कोर्ट में पहले से चल रहा हो, पेंडिंग हो, हाँ, या फिर ऐसा कोई झगड़ा जो अभी कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं है, जिसे हम प्री लिटिगेशन कहते हैं। अच्छा, प्री लिटिगेशन। हाँ, वो मामले भी लाए जा सकते हैं। शर्त बस एक ही है कि दोनों पार्टियां मतलब दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हों। आपसी सहमति जरूरी है। सहमति जरूरी है, ओके। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, जो गंभीर किस्म के आपराधिक मामले होते हैं, हाँ, जिनमें कानूनन समझौता मुमकिन ही नहीं है, जैसे मतलब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जिन्हें कहते हैं, वो मामले लोक अदालत में नहीं लाए जा सकते। समझ गई। तो जिनमें समझौता हो सकता है वो ही मामले। प्रक्रिया कैसी होती है इसकी? क्या ये बिल्कुल कोर्ट की तरह ही चलती हैं? जज होते हैं? देखिए, पैनल होता है इसमें। आमतौर पर एक न्यायिक अधिकारी होते हैं, वो सेवारत भी हो सकते हैं या रिटायर्ड भी। ठीक है। साथ में एक वकील होते हैं और कभी-कभी एक सामाजिक कार्यकर्ता को भी शामिल किया जाता है। अच्छा, एक मिक्स पैनल होता है। हाँ, एक तरह से। और इनके पास शक्तियां काफी कुछ सिविल कोड जैसी ही होती हैं, जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में दी गई हैं। मतलब जैसे गवाहों को बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना, सबूत मांगना, कोई दस्तावेज मंगाना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन प्रक्रिया शायद उतनी सख्त नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं, प्रक्रिया काफी लचीली रखी जाती है। फॉर्मल नियमों की उतनी सख्ती नहीं होती जितनी रेगुलर कोर्ट में होती है। मकसद होता है कि पार्टियां आराम से बात कर सकें और समझौते पे पहुंच सकें। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुना है ये लोक अदालतें भी कई तरह की होती हैं। हाँ बिल्कुल, कई तरह की होती हैं। जैसे नेशनल लोक अदालत होती हैं, जो पूरे देश में एक ही दिन एक साथ आयोजित की जाती हैं। पूरे देश में एक साथ? वाह। हाँ, फिर राज्य स्तर पे होती हैं, और एक होती हैं परमानेंट लोक अदालत यानी स्थायी लोक अदालत। स्थायी मतलब ये हमेशा चलती रहती हैं? हाँ, ये रेगुलर बेसिस पे काम करती हैं, और ये खास तौर पर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए बनाई गई हैं। जन उपयोगी सेवाएं जैसे ट्रांसपोर्ट सेवाएं हो गई, डाक है, टेलीफोन, बिजली, पानी की सप्लाई, सफाई व्यवस्था, अस्पताल या डिस्पेंसरी की सेवाएं, बीमा सेवाएं, इस तरह की चीजें। अच्छा, मतलब रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सर्विसेज। बिल्कुल, इनके लिए स्थायी लोक अदालतें हैं। इनकी एक आर्थिक सीमा भी होती है, पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जिसे कहते हैं। पहले ये सीमा 10 लाख थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर दिया है। 1 करोड़ काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। और ये स्थायी होती हैं तो लोगों को पता होता है कि वो अपनी इन सेवाओं से जुड़ी शिकायतें लेकर कहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल लोक अदालतें भी सुना है। हाँ, मोबाइल लोक अदालत भी होती हैं।
ये चलती फिरती वैन में होती हैं और अलग अलग इलाकों में जाकर मामलों का निपटारा करती हैं। फिर मेगा लोक अदालत होती हैं जो राज्य में एक ही दिन बड़े पैमाने पर लगती हैं। डेली लोक अदालत भी होती हैं जो रोजाना काम करती हैं, और कंटिन्यूअस लोक अदालत्स भी जो लगातार कुछ दिनों तक चलती हैं। मतलब काफी वैरायटी है जरूरत के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, मकसद यही है कि न्याय लोगों तक पहुंचे, जिस भी रूप में सहूलियत हो। और सबसे जरूरी सवाल, इसका जो फैसला होता है लोक अदालत का, उसकी क्या वैल्यू है? क्या वो मानना पड़ता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोक अदालत जो फैसला देती है उसे अवार्ड कहा जाता है। अवार्ड? हाँ, और ये अवार्ड एक सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर माना जाता है। मतलब इसकी कानूनी मान्यता पूरी है। अच्छा। और ये अंतिम होता है, फाइनल। दोनों पक्षों पर ये बाध्यकारी होता है, मतलब बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग होता है? हाँ, और सबसे खास बात, इसके खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं हो सकती। कोई अपील नहीं, मतलब जो फैसला हो गया वो पत्थर की लकीर। बिल्कुल, मामला वहीं खत्म। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये विवाद का अंतिम निपटारा कर देती है। हाँ, स्थायी लोक अदालत में एक थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? स्थायी लोक अदालत में अगर पार्टियां समझौते पर नहीं पहुंच पाती हैं तो अदालत खुद मामले के गुण दोष मेरिट्स के आधार पर फैसला दे सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब मामला आपराधिक न हो। अच्छा, ये एक अहम बात है स्थायी लोक अदालतों के बारे में। जी। तो अगर हम फायदों की बात करें तो क्या क्या गिना सकते हैं? तो आपने बताया कि कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। हाँ, कोई कोर्ट फीस नहीं, और अगर कोई मामला रेगुलर कोर्ट से लोक अदालत में ट्रांसफर हुआ है और यहाँ समझौता हो जाता है तो जो कोर्ट फीस पहले जमा की गई थी वो वापस मिल जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। फिर प्रक्रिया बहुत लचीली है, नियमों की ज्यादा सख्ती नहीं है, तेजी से निपटारा होता है। पक्षकार जो हैं वो सीधे जजों से, मतलब पैनल के सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं, वकील के माध्यम से या कभी कभी सीधे भी। हाँ, इससे बात समझने समझाने में आसानी होती होगी। सही कहा। और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से यह है कि यहाँ कोई एक पक्ष जीतता या हारता नहीं है। अच्छा। क्योंकि फैसला समझौते से होता है, आपसी सहमति से, तो दोनों पक्षों को लगता है कि हाँ ठीक है, एक समाधान निकल आया। इससे उनके बीच की कड़वाहट कम होती है, रिश्ते खराब नहीं होते। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब सिर्फ केस खत्म नहीं होता बल्कि रिश्तों को बचाने की भी कोशिश होती है। बिल्कुल, ये न्याय का एक बहुत ही सकारात्मक तरीका है, पीस मेकिंग पर जोर है। तो ये तो हुई लोक अदालतों की बात जो काफी व्यापक हैं। इनके अलावा आपने कहा था कि कुछ और खास अदालतें भी हैं, वो कौन सी हैं? हाँ, लोक अदालतों के अलावा भी वैकल्पिक और त्वरित न्याय के लिए कुछ और व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे फैमिली कोर्ट्स है, यानी पारिवारिक अदालतें। हाँ, फैमिली कोर्ट्स के बारे में सुना है। हवा देना। अच्छा, यहाँ भी समझौते पर जोर है। हाँ, पहली कोशिश सुलह की होती है और अगर वो ना हो पाए तो फिर मामले का जल्दी निपटारा करना। यहाँ भी प्रक्रिया थोड़ी कम औपचारिक रखने की कोशिश की जाती है। मकसद ये है कि परिवार से जुड़े संवेदनशील मामले जल्दी और शांति से सुलझे। ठीक है। और इसके अलावा फिर हैं ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत। ग्राम न्यायालय ये गांव के लिए? हाँ बिल्कुल। इनका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके दरवाजे पर ही न्याय उपलब्ध कराना, सस्ता और सुलभ न्याय। उनके दरवाजे पर मतलब? हाँ, ये मोबाइल कोर्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। मतलब ये अलग अलग गांवों में जाके सुनवाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है जी। और ये दीवानी और फौजदारी, यानी सिविल और क्रिमिनल, दोनों तरह के छोटे मोटे मामले देखते हैं, एक निश्चित सीमा तक के मामले, ताकि गांव के लोगों को छोटे मामलों के लिए शहर या तालुका कोर्ट तक ना भागना पड़े। बिल्कुल, समय और पैसा दोनों बचता है, और ये भी समझौते और सुलह को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, और कोई खास अदालत? हाँ, एक और महत्वपूर्ण है कमर्शियल कोर्ट्स, यानी वाणिज्यिक अदालतें। अच्छा, ये बिजनेस वालों के लिए? हाँ, मोटे तौर पर ये कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 के तहत बनी है। आजकल व्यापार और वाणिज्य से जुड़े विवाद काफी बढ़ गए हैं और अक्सर काफी जटिल और बड़े अमाउंट के होते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस डील्स। बिल्कुल। तो ये अदालतें खास तौर पर ऐसे ही उच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों यानी कमर्शियल डिस्प्यूट्स के तेजी से निपटारे के लिए बनाई गई हैं, जैसे व्यापार से जुड़े मामले, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट्स, बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह। ये कहाँ होती हैं? ये जिला स्तर पर स्थापित की जाती हैं और हाई कोर्ट्स में भी कमर्शियल डिविजन्स और कमर्शियल एपेलेट डिविजन्स होती हैं। इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत है तेज प्रक्रिया और एक निश्चित समय सीमा में निपटारा। और इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है अनिवार्य मध्यस्थता। अनिवार्य मध्यस्थता मतलब कुछ मामलों में कोर्ट में केस दायर करने से पहले पार्टियों के लिए जरूरी है कि वो मध्यस्थता, मीडिएशन के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश करें।
इसे कहते हैं कंपल्सरी प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन। अच्छा, यानी कोर्ट जाने से पहले एक बार समझौते की कोशिश करनी ही होगी। हाँ, अगर मामला तत्काल राहत वाला न हो तो इससे भी कोर्ट पर बोझ कम होता है और मामले जल्दी सुलझ सकते हैं। इनकी न्यूनतम आर्थिक सीमा भी तय है, जो अब 3 लाख रुपए है। पहले ये ज्यादा थी, पर इसे कम किया गया ताकि छोटे व्यापारी भी इसका लाभ ले सकें। तो ये भी तेज न्याय और बोझ कम करने का एक तरीका है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, लोक अदालतें, पारिवारिक अदालतें, ग्राम न्यायालय, वाणिज्यिक अदालतें, तो कुल मिला के क्या तस्वीर उभरती है? इस सब का क्या मतलब है? मतलब साफ है, ये सभी व्यवस्थाएं हमारी न्याय प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बढ़ता हुआ हिस्सा बन गई हैं। हाँ, ये तो लगता है। ये न केवल हमारी पारंपरिक अदालतों का बोझ कुछ हद तक कम करती हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आम लोगों को, खासकर गरीबों को, कमजोर वर्गों को, महिलाओं को, गांव में रहने वालों को न्याय तक पहुंचने का एक वैकल्पिक रास्ता देती हैं। एक ऐसा रास्ता जो शायद सस्ता है, तेज है और कम डराने वाला है। बिल्कुल, कम औपचारिक, ज्यादा सुलभ और कई मामलों में, जैसा हमने लोक अदालत में देखा, ऐसा समाधान देता है जिससे रिश्ते बने रहें। सही। तो ये एक तरह से न्याय व्यवस्था को ज्यादा लोकतांत्रिक और ज्यादा समावेशी बनाने की कोशिश है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये निश्चित रूप से उस दिशा में एक कदम है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है। जरूर। चाहे जो वैकल्पिक रास्ते हैं, ये काफी है? मतलब क्या ये हमारी मुख्य न्यायिक प्रणाली पर जो इतना भारी बोझ है, उसका कोई स्थायी या पूरा समाधान बन सकते हैं? ये बहुत ही मौजूद सवाल है। देखिए, ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं बहुत मददगार हैं, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने लाखों मामले निपटाए हैं, लोगों को राहत दी है। हाँ। लेकिन क्या ये अकेले ही काफी हैं? शायद नहीं। जो मुख्य न्यायिक प्रणाली है हमारी, रेगुलर कोर्ट्स, उनमें भी बुनियादी सुधारों की जरूरत तो है ही। जैसे जजों की संख्या बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, प्रक्रियाओं को और सरल और तेज बनाना, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना, ताकि वहां भी न्याय समय पर मिल सके। मतलब दोनों स्तरों पर काम करने की जरूरत है। वैकल्पिक रास्तों को मजबूत करना और मुख्य धारा को भी सुधारना। मेरे ख्याल से तो यही सबसे संतुलित नजरिया होगा। ये वैकल्पिक रास्ते मुख्य प्रणाली के पूरक तो हो सकते हैं, शायद पूरी तरह उसका विकल्प नहीं। असली लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि न्याय सभी के लिए, हर स्तर पर, समय पर और प्रभावी ढंग से सुलभ हो। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये वैकल्पिक रास्ते कितने प्रभावी हैं और हमें मुख्य सिस्टम को सुधारने पर कितना ध्यान देना चाहिए। एक संतुलन साधना जरूरी है। बिल्कुल, इस पर लगातार विचार करने और काम करने की जरूरत है।